आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें ध्वनि व तरंग से हमने लिया है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। ये थ्योरिकल प्रश्न है, इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आपको नहीं देखने मिलेंगे। जस्ट इसके बाद जो है न्यूमेरिकल प्रश्न भी हम आपके साथ लेके आएंगे। अब साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। एक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक से 1 से 2 वीडियो आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके थर्मोमीटर एक यंत्र है। ध्वनि को मापने वाला, आवृत्ति का अध्ययन करने वाला, आयाम को मापने वाला या ध्वनि का प्रकृति का अध्ययन करने वाला। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वायु में ध्वनि का वेग माना जाता है 330 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, 400 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीव पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने में करता है? ए दिया है शेर, बी दिया है चील और सी दिया है उल्लू और डी दिया है चमगादड़। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? निर्वात में, लोहा में, पानी में या वायु में? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में, क्योंकि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकता, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? निर्वात में, पानी में, लोहा में या वायु में? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा में, क्योंकि ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस में होती है। गैस में सबसे कम वेग होती है और ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लोहा जो दिया हुआ है वो ठोस है, इसलिए इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होते हैं? तो साथ ही अब भी मैंने जस्ट बताया, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता, क्योंकि निर्वात कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रेडियो तरंगों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा वापस पृथ्वी पर परिवर्तित किया जाता है? पहला दिया है शोभ मंडल, बी दिया है आयन मंडल, सी दिया है संताप मंडल, डी दिया है मध्य मंडल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक। पहला दिया है ए दिया है मीटर, बी दिया है एंगस्ट्रॉम, सी दिया है हर्ट्ज, डी दिया है ल्यूमेन। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को कहते हैं? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आयाम, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, तारत्व, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। प्रति सेकंड चक्रों के दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? जो सुनने की सीमा होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, सी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, क्योंकि इससे ज़्यादा सीमा को मनुष्य सुन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को कहा जाता है? आयाम, दोलन समय, तरंगकाल या आवर्तकाल? और साथ ही इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आवर्तकाल कहा जाता है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को कहा जाता है आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 हर्ट्ज के कम ध्वनि को कहा जाता है? जिस ध्वनि का तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम है उससे आप क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनि बोलेंगे, अश्रव्य ध्वनि बोलेंगे या परश्रव्य ध्वनि बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा अश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है परश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि या श्रव्य ध्वनि या चीख। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपकीय तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रडार, सोनार, सोनोमीटर या सिस्मोग्राफ। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो साथियों प्रतिध्वनि यदि आप यहाँ पे हो, यहाँ से वापस आती है तो उसकी ध्वनि आपको सुनना है, तो आपके और उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर तक की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो ध्वनि तरंग होती है किस प्रकार से तरंग पाई जाती है? आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है, ध्वनि किस प्रकार से गमन करता है। जब प्रकाश बनती है साथियों तो इस प्रकार से गमन करती है ना प्रकाश, इसके लिए इसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ठीक है, और ध्वनि तरंगें साथियों कुछ इस प्रकार से आगे चलती है, इस प्रकार से और इस प्रकार से चलती है। मतलब इसमें विदलन और संपीड़न होता है, और अनुप्रस्थ में गर्त और शीर्ष और गर्त होता है। तो जहाँ से जो ध्वनि तरंग होती है वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग। कैसे पहचानेंगे? यहाँ भी धा है, यहाँ भी धा है, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं साथियों, यह अनुदैर्घ्य तरंग हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग किसमें उत्पन्न की जा सकती है? तो साथियों ठोस, द्रव और गैस। ठोस, गैस और द्रव तीनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग को हम ठोस में भी उत्पन्न कर सकते हैं, गैस में भी उत्पन्न कर सकते हैं और द्रव में भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बोले अनुप्रस्थ तरंग किसमें किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ठोस में किया जा सकता है और साथ ही साथ द्रव के ऊपरी सतह में किया जा सकता है। गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अनुप्रस्थ तरंग को, अनुदैर्घ्य तरंग को किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, ये रहा इसका आंसर तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? अधिक आयाम के कारण, तरत्व अधिक के कारण, गला पतला होने के कारण, उनके आवाज़ की ध्वनि वेग अधिक होने के कारण। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, तारत्व अधिक होने के कारण। देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होती है? जो तीव्रता होती है उसकी मात्रक हम कैसे मापते हैं? यहाँ पे हर्ट्ज दिया है, हेनरी दिया है, डेसिबल दिया हुआ है, ल्यूमेन दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन डेसिबल इसकी ध्वनि तीव्रता की मात्रक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का साधारण बातचीत का ध्वनि कितना होता है? जो डेसिबल हमने तीव्रता देखी अभी देखे हैं, वो बातचीत की तीव्रता कितनी होती है यदि साधारण बातचीत करें तो साथ ही यहाँ पे 80 भी दिया है, 10-20 भी दिया है, 200 से 300 दिया है और 40 से 60 दिया। आपको बताना चाहूँगा ये जो आवाज़ होता है साथ ही विद्युत जो मोटर होती है ना, या मोटरसाइकिल उसकी आवाज़ जो होती है जब हम आवाज़ करते हैं उतना डेसिबल होता है। ये डेसिबल साथियों बहुत कम होता है, जिसको हम जो बहुत कम बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलते हैं, उसकी होती है। और ये साथियों तो बहुत इतना बड़ा डेसिबल रॉकेट हो गया, उससे भी ज़्यादा जिसका आवाज़ आता होगा ना, जैसे रॉकेट वगैरह का तो 120 से 130 माना जाता है ना, इतना डेसिबल माना जाता है। तो उससे भी ज़्यादा यदि होता होगा तो भी उसका डेसिबल होगा। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको साधारण बातचीत, और जो जितना साधारण बातचीत का मतलब है कि आप जितना थोड़ा सा जोर से भी आप आवाज़ करते हैं तो 40 से 60 डेसिबल के अंतर्गत आता है, नहीं तो 30 से 40 डेसिबल इसको लगभग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, या बहुत घट जाता है। वायु में आर्द्रता यदि बढ़ जाता है तो ध्वनि के चाल होते इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना घटता है और ना ही बढ़ता यदि ताप समान हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने,
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, घट जाता है, न ही घटता है, न ही बढ़ता है, बहुत अधिक घट जाता है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता की घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो कम होने के वजह नमी युक्त जो वायु है उसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की ध्वनि को सुना जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हो, स्टेथोस्कोप के माध्यम से ध्वनि को सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर का, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, इसमें क्या संबंध है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तकाल टी और आवृत्ति एन में क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है वही उसका क्या होता है, दोलन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी क्या कहलाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में दाब बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या बहुत घट जाता है। तो साथियों वायु में दाब जितना भी आप दोगुना भी कर देंगे, यदि उसमें ताप समान है तो भी वायु में दाब बढ़ने पर ध्वनि का चाल परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतला आवाज की आवृत्ति मोटे आवाज की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, दोनों बराबर होती है, कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का सही मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, सेकंड है, मीटर प्रति सेकेंड है, एंगस्ट्रॉम है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या है। तो सेकंड, बी दिया है नैनोमीटर, सी दिया है मीटर, डी दिया है एंगस्ट्रॉम। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एंगस्ट्रॉम इकाई में किसको मापा जाता है। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तकाल का सही मात्रक क्या है। तो साथियों आवर्तकाल का सही मात्रक होता है सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाता है। तो साथियों यदि किसी माध्यम में तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उसका ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो साथियों जल में ध्वनि की चाल होता है 1450 मीटर प्रति सेकेंड। 0 सेल्सियस तापमान पर लोहा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5100 मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों ये रहा आपके पास 34 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा। इससे संबंधित ध्वनि और वेग से संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज अब बिल्कुल मत छोड़िए, लगातार मैं आपके पास थ्योरिकल और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के आपके पास टेस्ट लेके आ रहा हूँ। तो सबको बताएं, सब्सक्राइब करें और अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद।